हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धीरू भाई स्टडी चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 किरण प्रकाश की वन शॉट वीडियो। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का मोटिवेशन लाइन। जिन्हें मेहनत करना आ गया वो कोई भी मुश्किल राह आसानी से पार कर जाते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब समझते हैं। ऊर्जा जो मनुष्य खाना खाता है ना, उससे ऊर्जा प्राप्त होता है। वैसे ही प्रकाश से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। इसका उपयोग हम वस्तुओं को देखने में करते हैं। प्रकाश का उपयोग हम वस्तुओं को देखने में करते हैं। जब प्रकाश की किसी वस्तु पर पड़ती है प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात पुनः हमारे आँखों पर वापस आती है। प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के बाद पुनः हमारे आँखों पर वापस आती है, जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई देती है। जिस प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश सदैव सीधे या सरल रेखा में चलती है। प्रकाश टेढ़े टेढ़े ऐसे ऐसे नहीं चलती है। प्रकाश सोचे चलती है। ऐसे जा रही है तो सीधे एकदम ऐसे ऐसे। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश में अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, घूर्णन आदि की घटना घटती है। प्रकाश में परिवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, घूर्णन की घटना घटती है। प्रकाश तरंग एवं ध्वनि तरंग में अंतर। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग में क्या अंतर होता है? यह है कि प्रकाश को चलने में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम के मतलब समझते हैं, जैसे पानी हो गया, वायु हो गया, उसी तरह इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि माने समझते हैं, ध्वनि माने आवाज़ होता है। इसे माध्यम की आवश्यकता है। जैसे जल में कुछ कम सुनाता है, वायु में ज़्यादा सुनाता है, वैसे ही भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। यह माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जैसे ये माध्यम, ये प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड। तारपनी का तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर सेकेंड। नाइलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर सेकेंड। चलिए अब देखते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत वे वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती है, प्रकाश स्रोत कहलाती है। प्रकाश स्रोत वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, चांद, बल्ब इत्यादि। विद्युत बल्ब है ना, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। लालटेन है, लालटेन रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मोमबत्ती, मोमबत्ती है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जुगनू है न, जुगनू जैविक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जुगनू का मतलब समझते हैं, अंधेरा में नहीं बढ़ते रहता है, उड़ते रहता है, उसे ही जुगनू कहते हैं। जैविक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
और सूर्य है ना, वो नाभिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। चलिए देखते हैं, प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। पहला दीप्त या प्रदीप्त या दीप्त वस्तु, प्रदीप्त या दीप्त वस्तु। दूसरा अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तु। तीसरा स्फुरदीप्त वस्तु। स्फुरदीप्त वस्तु। चौथा पार्श्विक वस्तु, अपारदर्शी वस्तु। दीप्त, पहला प्रदीप्त या अप्रदीप्त। पहला प्रदीप्त या दीप्त वस्तु, पहला प्रदीप्त या दीप्त वस्तु। दूसरा अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तु। तीसरा स्फुरदीप्त वस्तु। चौथा पारदर्शी वस्तु। चौथा अपारदर्शी वस्तु। पांचवा अर्धपारदर्शी वस्तु। अब चलिए पढ़ते हैं किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं। दीप्त या प्रदीप्त, दीप्त का मतलब होता है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त कहते हैं, जैसे सूर्य, चांद, बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती। प्रदीप्त का मतलब होता है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे लकड़ी, कोयला। चलिए देखते हैं पहला प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं। वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त या दीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे बल्ब, सूर्य, चांद इत्यादि। अब चलिए दूसरा देखते हैं, अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं। वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे लकड़ी, घर इत्यादि। ऐसे बहुत से वस्तुएं हैं। चलिए देखते हैं तीसरा स्फुरिक दीप्त वस्तु। स्फुरिक दीप्त वस्तु। चलिए देखते हैं चौथा पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु, ऐसे वस्तु जो इस पार से उस पार एकदम आसानी से दिखाई दे उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे कांच इत्यादि। चलिए अब देखते हैं पांचवा अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु उसे कहते हैं जिससे इस पार से उस पार नहीं दिखाई दे उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे लकड़ी इत्यादि। छठा अर्धपारदर्शी वस्तु। छठा अर्धपारदर्शी वस्तु, ऐसे वस्तु जिसमें थोड़ा मोड़ा दिखाई दे उसे अर्धपारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे प्लास्टिक में थोड़ा मोड़ा दिखाई देता है ना, उसे अर्धपारदर्शी वस्तु कहते हैं। चलिए अब देखते हैं किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं? दीप्त या प्रदीप्त वस्तुओं में प्रत्येक बिंदु से अनंत किरण निकलते हैं, इसे किरण पुंज कहते हैं। दीप्त या प्रदीप्त वस्तुओं में प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलते हैं, इसे किरण पुंज कहते हैं। दीप्त या प्रदीप्त वस्तु मैं ऊपर समझा दिया, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जित करती है उससे अनंत किरणें आते हैं, उसे किरण पुंज कहते हैं। या किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, या किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये एक किरण हो गया और ये बहुत सारा किरण हो गया, इसे ही समूह कहते हैं। किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार,
निम्नलिखित 3 प्रकार है। किरण पुंज के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। चलिए अब बारी बारी से देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला अपारदर्शी किरण पुंज। अपारदर्शी किरण पुंज वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात फैल जाती है, वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ बनावल है ना, यहाँ परावर्तन के बाद किरण फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए देखते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है। वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये बिंदु है और यहाँ से आकर सब इस पर जवर हो रहे हैं, इसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु पर मिल रहे हैं ना, इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा समांतर किरण पुंज। वह किरण पुंज जो परावर्तन के बाद एक सरल रेखा में चलती है। वह किरण पुंज जो परावर्तन के बाद एक सरल रेखा में चलती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज एक सरल रेखा में चलती है, जैसे सीधी रेखा में ऐसे जा रही है तो ऐसे ही, इसे ही समांतर किरण पुंज कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ये तीनों आप समझ चुके होंगे। अब चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। हालांकि चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या प्लास्टिकदार पृष्ठ पर पड़ती है, चमकदार या प्लास्टिकदार, तो वह निश्चित दिशा में परिवर्तित हो जाती है। वह निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए डिटेल में समझाता हूँ नीचे। जैसे यह प्लास्टिकदार या चमकदार कोई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ चला गया, कोई निश्चित दिशा में चल गया, इसे ही परावर्तन कहते हैं। इसे आपतित किरण कहते हैं, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। इसमें बीच में रहता है उसे अभिलंब कहते हैं। यह आपतन बिंदु है, यह परावर्तक सतह है। चलिए देखते हैं परावर्तन के नियम। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यह आपतित किरण है, यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण, यह अभिलंब खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में है, इसे पहला नियम कहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R। चलिए देखते हैं अभिलंबवत आयतन। अभिलंबवत आयतन, जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से अभिलंबवत आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से अभिलंबवत आयतन होती है, तो प्रकाश के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अभिलंबवत कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यह परावर्तक सतह है, इधर से प्रकाश आया और फिर इसी माध्यम में लौट गया, इसे ही अभिलंबवत आयतन कहते हैं। पहला नोट, प्रकाश के परावर्तन की घटना में नहीं बदलती है। प्रकाश की परावर्तन जब होती है ना तो नहीं बदलती है। क्या क्या नहीं बदलती है? पहला है चाल है वो नहीं बदलती है। तरंगदैर्घ्य भी नहीं बदलती है। आवृत्ति भी नहीं बदलती है। रंग भी नहीं बदलती है। परावर्तन के बाद मैंने जब पहले है वह बाद में भी रहेगा, उसे। दूसरा नोट,
प्रकाश के परावर्तन की घटना में बदलता है। प्रकाश के परावर्तन की घटना में बदलता है। आयाम बदलता है, ऊर्जा बदलता है, तीव्रता बदलता है, कला बदलता है। यह सब परावर्तन में बदल जाते हैं। अब चलिए देखते हैं विसरित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे तल से टकराती है तो वह परावर्तन के पश्चात 4 दिशाओं में फैल जाती है। इसी घटना को विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ एक बिंदु है, इस पर प्रकाश की किरणें आया और टकरा कर चारों दिशाओं में फैल गया। इसे ही प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। अब चलिए देखते हैं दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा समतल, उत्तल या अवतल पृष्ठ जिसके एक तल पर कलई किया गया हो, तथा दूसरा तल परावर्तक तल हो, उसे दर्पण कहते हैं। ऐसा समतल, उत्तल या अवतल पृष्ठ जिसके एक तल पर कलई किया गया हो, कलई मतलब होता है पेंट, दूसरे तल परावर्तक सतह हो, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। चलिए देखते हैं पहला गोलीय दर्पण। वे कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड से पेंट कर देते हैं तथा उसका दूसरा तल परावर्तक तल होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए देखते हैं पहला गोलीय दर्पण। वे कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग, कांच के खोखले गोले माने गोल कांच है, उसका काटा गया भाग जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई, जिसके एक तल, इस पर माने कलई माने पेंट किया गया है, उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड से पेंट कर दिया गया, इसे लोहे या लाल ऑक्साइड से पेंट कर दिया गया है तथा दूसरा तल परावर्तक तल है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण वह गोले का कटा हुआ भाग जिसके दबे हुए तल पर कलई किया गया हो, जैसे यह कटा हुआ भाग है, इसके दबे हुए तल पर कलई किया गया है, तथा उभरा हुआ तल परावर्तक हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उभरा हुआ तल परावर्तक हो, यहाँ कलई किया गया है, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग जिसे उभरे हुए तल पर कलई किया गया हो, जैसे उभरा हुआ उठा हुआ है ना, इस पर कलई किया गया हो, तथा दबा हुआ परावर्तक तल हो, माने दबा हुआ है या परावर्तक तल है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ कलई किया गया उभरा हुआ तल पर और यह परावर्तक तल है, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब चलिए देखते हैं समतल दर्पण। वह समतल कांच की प्लेट जिसके एक तल पर कलई किया गया हो तथा दूसरे तल पर परावर्तक तल हो, इस प्रकार के दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। जैसे यह एक समतल कांच है, इस पर
कलय किया गया है और इधर वाला भाग परावर्तक सतह है, इसे ही समतल दर्पण कहते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रकाश का वितरण। प्रकाश का वितरण, प्रकाश के अवरोध के किनारे थोड़ा मुड़कर उसी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का वितरण कहते हैं। प्रकाश के अवरोध के किनारे थोड़ा मुड़कर उसी छाया में प्रवेश करती है। प्रकाश के अवरोध माने प्रकाश है, यह मुड़ गया, किनारे मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करती है। किनारे मुड़कर यह इसकी छाया हो गई, प्रवेश करती है, प्रकाश का व्यतिकरण करते हैं। इस घटना को अब चलिए देखते हैं पार्श्व पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, जब किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जब किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारी दाईं भुजा बाईं ओर तथा बाईं भुजा दाईं ओर दिखाती है। इस घटना को पार्श्व विस्थापन कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जब किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तब हमारी दाएं भुजा बाईं भुजा दिखाई देती है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये देखते हैं पहला नोट, अंग्रेजी वर्णमाला के 26 लेटर्स में से 11 लेटर्स का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, जैसे ए, एम, ओ, एच, आई, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। चलिए अब देखते हैं दूसरा नोट, एम्बुलेंस के बोलेट पर शब्द उल्टा लिखा होता है पार्श्व विस्थापन के कारण। चलिए अब देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण के द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? जैसे यह है ना, इस दोनों बिंदु को द्वारक कहते हैं। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखते हैं वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण को जिस गोले में से काटा जाता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये हो गया गोला, इसे काटा गया यहाँ से, इसका बीच के बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए देखते हैं वक्रता त्रिज्या। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए देखते हैं मुख्य फोकस। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मध्य को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। आगे डिटेल में ये सब फिर से बताऊंगा। फोकस दूरी, फोकस दूरी, ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को
फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। r बराबर 2f, f बराबर r/2। अब चलिए देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में हमारा चित्र बनता है। दर्पण में हमारा चित्र बनता है। इस चित्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस चित्र को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं तथा स्वयं को वस्तु का बिंब कहते हैं, तथा स्वयं को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। चलिए पहले देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दूसरी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इस बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे एक बिंदु यहाँ चला, यहाँ से आकर एफ पर वास्तव में मिला, इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के गुण। वास्तविक प्रतिबिंब के गुण। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब चलिए देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है तो इस बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ से चली प्रकाश की किरणें और इधर चल गई, यहाँ वास्तव में नहीं मिली है एफ पर फोकस पे, यहाँ वास्तव पर मिलती है ना, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो डॉट लाइन से मिला है, इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब का गुण। यह सदैव सीधा बनता है। इसका फोटो खींचा नहीं जा सकता है। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, नहीं जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण के निर्देशांक ज्यामिति का चिन्ह परिपाटी। दर्पणों में प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से आपतित की जाती है। दर्पणों में प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से आपतित की जाती है। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव में मुख्य अक्ष साथ साथ नापी जाती है। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष साथ साथ नापी जाती है। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां का चिन्ह धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां की चिन्ह धनात्मक होती है, माने आती हुई किरण, इसकी दूरियां धनात्मक होती है प्लस। आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां का चिन्ह ऋणात्मक होता है। आप ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।